दोस्तों, मेरे चैनल राजसवी प्रोडक्शन पर आपका हार्दिक स्वागत है। मेरे चैनल पर आपको अपने मनोरंजन के लिए विविध प्रकार की कहानियाँ मिलेंगी, जैसे हास्य, व्यंग्य, गंभीर, जासूसी, हॉरर, सस्पेंस, या फिर एक ही टॉपिक पर कहानियों की सीरीज। मैं आशा करता हूँ आपको ये बहुत पसंद आएंगी। लंबा सफर हो, कोई हम सफर ना हो, तो मेरी कहानियों को हम सफर बनाइए। व्यस्त जीवन की आपाधापी थकान भरी जिंदगी से आराम के लिए कुछ समय मेरे चैनल के साथ अवश्य गुजारिए। आशा करता हूँ आपका प्यार मुझे हमेशा अवश्य मिलता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। आरती दिल्ली से मुंबई जाने के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़ती है। उसकी बगल वाली सीट पर भी एक आदमी आकर बैठ जाता है और आरती से पूछता है, आप कहाँ जाओगी? आरती कहती है, जी मुंबई। और आप? वह कहता, मैं भी मुंबई जा रहा हूँ। फिर आरती अपनी बैग से बुक निकालती है और पढ़ने लग जाती है। वह आदमी भी अपने मोबाइल में बिजी हो जाता है। रात का समय था। थोड़ी देर बाद सब सो जाते हैं। सुबह हुई तो रतलाम स्टेशन आ चुका था। फिर सबके हाथ में वही मोबाइल और बुक। आरती कोई मर्डर मिस्ट्री की बुक पढ़ रही थी। वो आदमी उसकी तरफ देखता है और मंद मंद मुस्कुराता है और अपने मोबाइल में लग जाता है। आरती जो पढ़ रही थी उसमें यह सब लिखा था। अहमदाबाद की बात थी। अखिलेश रात के 8 बजे अपने बंगले पर आता है। वॉचमैन बंगले का बाहर का गेट खोलता है और अखिलेश की गाड़ी अंदर चली जाती है। दीपावली का दिन था। बाहर जोर शोर से आतिशबाजी हो रही थी। अखिलेश अपने बंगले में अकेला था। अखिलेश की पत्नी बाहर थी और रात 11 बजे की फ्लाइट से आने वाली थी। 10 बज चुके थे। अखिलेश की गाड़ी बंगले से बाहर निकलती है। वॉचमैन सोचता है, साहब आज 10 बजे बाहर क्यों गए हैं? फिर अपना माथा पकड़कर बड़बड़ाता है, मैं भी कितना बुलक्कड़ हूँ। कल ही तो साहब ने बताया था कि मेम साहब आने वाली है, उसको लेने गए हैं। रात के 12 बजते हैं। गेट के बाहर एक टैक्सी आकर रुकती है और उसमें अखिलेश की पत्नी थी। वो वॉचमैन को बोलती है, तुम्हारे साहब कहाँ गए? पिछले 1 घंटा से फोन कर रही हूँ, फोन भी नहीं उठा रहे हैं। वॉचमैन कहता है, मेम साहब वो तो आपको लेने कब से निकल गए थे और फोन शायद जल्दी में घर पर ही भूल गए होंगे। फिर वॉचमैन गेट खोलता है। टैक्सी अंदर चली जाती है और अखिलेश की पत्नी जो सामान लेकर आई थी उसको टैक्सी ड्राइवर नीचे उतारता है और अपनी टैक्सी लेकर वापस चला जाता है। वॉचमैन सामान लेकर बंगले के गेट तक जाता है तो देखता है गेट के बाहर ताला नहीं लगा था। वह कहता है, साहब कितने बुलक्कड़ हैं, पहले मोबाइल भूल गए और यहाँ ताला लगाना भी भूल गए। फिर वह गेट खोलने के लिए धक्का देता है मगर गेट नहीं खुलता है। वॉचमैन थोड़ा घबराते हुए कहता है, मेम साहब ये कैसे हो सकता है? साहब तो बाहर चले गए और गेट अंदर से बंद है। फिर अंदर कौन है? वॉचमैन बार बार डोर बेल बजाता है और आवाज लगाता है, अंदर कौन है? मगर कोई जवाब नहीं आता। वॉचमैन तुरंत पुलिस को फोन लगाता है और कहता है, मेम साहब कहीं से कोई लुटेरा तो आकर नहीं घुस गया है और अंदर से बंद कर लिया हो। थोड़ी देर बाद वहाँ पुलिस आ जाती है। कुछ पुलिस वाले बंगले के चारों तरफ खड़े हो जाते हैं। पुलिस इंस्पेक्टर बार बार दरवाजा खटखटाता है और साथ ही कुछ चेतावनी भी देता है मगर अंदर से कोई जवाब नहीं मिलता है। आखिरकार थक हार कर इंस्पेक्टर कहता है,
मेम साहब, ये गेट तोड़ना पड़ेगा, इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं। वह बेचारी घबरा जाती है, सोचती है ये सब क्या हो रहा है, और कहती है जो भी आप लोगों को करना है करो, मगर जल्दी करो। फिर गेट तोड़ने के लिए औजार मंगवाए जाते हैं। थोड़ी मशक्कत के बाद गेट तोड़ दिया जाता है और वो सब लोग अंदर चले जाते हैं और अंदर देखते सब स्तब्ध हो जाते हैं और अखिलेश की पत्नी के मुंह से जोर से चीख निकलती है। उन्होंने देखा मेन हॉल में एक सोफा पर खून से लथपथ अखिलेश की लाश पड़ी थी। नीचे फर्श पर खून ही खून पड़ा था। अखिलेश की पत्नी अपनी पति की लाश की तरफ देखकर बेसुध होकर दौड़ती है। इंस्पेक्टर उसको संभालते हुए कहता है आप अपने आप को संभालिए, और सबको लाश के पास जाने से रोकता है और वॉचमैन को इशारा करके अखिलेश की पत्नी को एक कमरे में ले जाने के लिए बोलता है। फिर इंस्पेक्टर लाश को गौर से देखता है और पूरे बंगले में घूमता है। बाहर से किसी के आने और जाने का कोई सुराग नहीं मिलता है और पुनः लाश के पास आ जाता है। वह गौर से देखता है और सोचता है ये आत्महत्या तो 1% भी नहीं है। अखिलेश के सीने में गोली मारी गई थी। वहाँ ना तो कोई पिस्टल था, ना ही कोई ऐसी चीज थी जिससे जान जा सके। इसका मतलब अखिलेश ने आत्महत्या तो नहीं की थी। इंस्पेक्टर ने हर जगह को छान मारा मगर कोई सुराग नहीं मिला। फिर वह गोली मारने के एंगल से देखता है मगर सामने दीवार थी, वहां से भी कोई गोली नहीं मार सकता और कोई अंदर आकर गोली मारकर गया हो ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि बंगले का हर हिस्सा अंदर से बंद था। ऐसे में खूनी बाहर कैसे जा सकता है, और अंदर भी अखिलेश की लाश के अलावा कोई नहीं था। यह सब सोचते सोचते इंस्पेक्टर के माथे पर पसीना आ गया। उसने अपनी जेब से रुमाल निकाला और पसीना पोंछते हुए सोचने लगा ये गुत्थी में कैसे सुलझाऊं। फिर वह एम्बुलेंस और वीडियोग्राफर फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को बुलाता है और सारी कार्रवाई की जाती है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है। फिर वॉचमैन से पूछताछ करता है। वॉचमैन बताता है साहब 8 बजे आए थे और गाड़ी लेकर 10 बजे गए थे, मगर साहब तो यहाँ थे, फिर गाड़ी लेकर गया कौन? इंस्पेक्टर साहब, इसका मतलब जो साहब की गाड़ी लेकर गया वही कातिल है। मैंने सिर्फ गाड़ी देखी, गाड़ी के अंदर कौन था उसको नहीं देखा। इंस्पेक्टर पूछता है तुझे गोली चलने की आवाज नहीं सुनी? फिर वॉचमैन कहता है साहब आप भी कैसी बातें कर रहे हो, देख नहीं रहे हो आज दीपावली है और बाहर पटाखों का कितना शोरगुल है, और ये भी अब भी कोई गोली चलाई जाए तो कैसे पता चलेगा कि गोली चली है। इंस्पेक्टर सोचता है कातिल बहुत शातिर है। फिर ये एकाएक वॉचमैन से पूछता है यहाँ सीसीटीवी कैमरा तो है ना? वॉचमैन कहता है हाँ साहब, मगर साहब जहाँ गाड़ी खड़ी करते हैं वहाँ नहीं है। इंस्पेक्टर डीवीआर को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाता है और रिकॉर्डिंग देखता है। ठीक 8 बजे अखिलेश की गाड़ी बंगले में आती है और एक साइड मुड़ जाती है। फिर वह कवरेज से बाहर चली जाती है और थोड़ी देर बाद अखिलेश कैमरे पे दिखाई देता है। उसके साथ कोई नहीं था। वह बंगले का गेट खोलता है और अंदर चला जाता है और गेट बंद कर लेता है। 2 घंटे तक कैमरे में कोई हलचल नहीं थी और जैसे ही 10 बजे अखिलेश की गाड़ी कैमरे के कवरेज में आती है और मेन गेट से बाहर निकल जाती है। यह सब देखकर इंस्पेक्टर और परेशान हो जाता है। वह सोचता है ये सब क्या हो रहा है। अखिलेश अकेला आया और घर में भी अकेला गया, वो दोबारा बाहर नहीं निकला। वो शख्स कौन था जो अखिलेश का मर्डर भी किया और उसकी गाड़ी भी लेकर चला गया और कैमरे के सामने भी नहीं आया और बंगले के अंदर भी नहीं गया और अखिलेश का मर्डर भी कर दिया? ये कैसे संभव हो सकता है? दूसरे दिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती है। अखिलेश की मौत गोली लगने से हुई ऐसी पुष्टि हुई और गोली रात 10 बजे के करीब ही मारी गई। फिंगरप्रिंट के अनुसार भी वहाँ कोई दूसरा शख्स मौजूद नहीं था। ये सब देखकर इंस्पेक्टर अपना सर पीटता है। अब मैं इस केस को कैसे सुलझाऊं? कोई भी सबूत हाथ नहीं लग रहा है। मैं तो इस केस को हैंडल करने में नाकाम साबित हो जाऊंगा। इंस्पेक्टर महीने भर तक केस की बारीकी से छानबीन करता है मगर उसको असफलता ही हाथ लगती है। आरती अपनी बुक बंद करते हुए बड़बड़ाती है, हमारे देश की पुलिस को क्या हुआ? कई ऐसे केस हैं जिनको वो सोल्व नहीं कर पाती है।
पास बैठा शख्स कहता है, तुम जो केस पढ़ रही थी आरती, उस केस को मैं सुलझाकर बताता हूँ। आरती कहती है, आप? हाँ आरती, मैं। और फिर वह शख्स आरती को बताता है। अखिलेश और नागेश दोनों बिजनेस पार्टनर थे। उनकी कंपनी अच्छा खासा मुनाफा कमा रही थी। नागेश के मन में लालच आ गया और उसने सोचा क्यों ना मैं इस कंपनी पर अपना अधिकार कर लूं। और उसने एक गहरी साजिश रची कि मैं अखिलेश का मर्डर कर देता हूं। और इतने साथी तरीके से प्लान बनाया कि पुलिस जांच में उलझी रहे कि यह मर्डर किया कैसे। पुलिस का ध्यान उस तरफ जाए ही नहीं कि यह मर्डर किया किसने। नागेश पेशे से बहुत बड़ा इंजीनियर भी था। वह कभी कभी अखिलेश के साथ उसके बंगले पर भी जाया करता था। वह बंगले पर अखिलेश की हर एक्टिविटी देखता था। अखिलेश अनुशासन का पक्का था। वह अपने सब काम तय समय पर करता था, जैसे नहाना, खाना खाना, फिर टीवी देखना और सो जाना। वह हमेशा 10 बजे से 11 बजे तक टीवी पर न्यूज देखता था और जिस सोफा पर उसका मर्डर हुआ हमेशा वहीं पर बैठकर टीवी देखता था। एक दिन नागेश ने पूछा, यार अखिलेश, मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ तुम इस जगह ही बैठकर टीवी देखते हो, इधर उधर कभी नहीं बैठते। अखिलेश ने कहा, हाँ यार, मैं अपने आप को यहीं पर सहज महसूस करता हूँ और टीवी भी मेरे एकदम सामने है। ये मेरी आदत ही है, मैं इधर उधर कभी नहीं बैठता। नागेश ने मर्डर के 1 साल पहले ही अखिलेश के मर्डर का प्लान बना डाला था। मर्डर से पहले पिछली साल की दीपावली को नागेश अखिलेश के घर गया था। जब अखिलेश नहा रहा था तब नागेश अपने साथ अटैची में जो ड्रिल लेकर आया था, तब उसी जगह दीवार में एक सुराग बना डाला जिसका एंगल जहाँ अखिलेश सोफा पर बैठता था वहाँ था। फिर पटाखों के शोर शराबे में ड्रिल की आवाज बिल्कुल भी नहीं सुनाई दी और फिर उस सुराग को फिर उसने एक प्लास्टिक की पतली पाइप डालकर ब्लॉक कर दिया। पाइप के दोनों सिरों के होल पर उसने अंदर और बाहर की दीवारों के कलरों के हिसाब से मैच खाते हुए कागज लगा दिए। उसने वो पाइप ऐसे फिट की कि एक बाल भर भी वह दीवार की सतह के लेवल से बाहर ना निकले। छेद करते वक्त जो सीमेंट नीचे गिरी उसको उसने अखिलेश के नहाकर आने से पहले ही साफ कर दिया। अखिलेश नहाकर आ जाता है। दोनों साथ दीपावली सेलिब्रेट करने बाहर चले जाते हैं। अब नागेश को अगली दीपावली का इंतजार था और 1 साल बाद जब दीपावली आई तो नागेश अखिलेश के घर आने से पहले उसकी गाड़ी की डिग्गी में कुछ देर पहले छिप जाता है। अखिलेश गाड़ी लेकर अपने बंगले पर पहुंचता है और अपने बंगले के अंदर चला जाता है। नागेश को अखिलेश के बंगले की हर लोकेशन का पता था। उसको पता था कि गाड़ी ऐसी जगह खड़ी है जहाँ सीसीटीवी कैमरा नहीं है और उसको यह भी पता था कि मुझे बंगले के पीछे की दीवार के पास से जाना है, वहाँ भी कोई कैमरा नहीं है और जहाँ से उसको फायर करना था उस एंगल पर कैमरा जरूर था, लेकिन जहाँ उसको खड़ा होना था वहाँ तक कैमरे की कवरेज नहीं थी। यह उसको मालूम था, वरना वो उस कैमरे से भी छेड़छाड़ करता। 2 घंटे बीत चुके थे। नागेश अखिलेश की गाड़ी से निकलकर प्लान के मुताबिक अपनी गन लेकर उस दीवार के पास जाता है जहां उसने सुराग किया था। वह पाइप को एक पिन से बाहर निकालता है और गन की नली को उसमें डालता है। बाहर पटाखों का जोर जोर से शोर हो रहा था। अखिलेश हमेशा की तरह टीवी चलाकर न्यूज देख रहा था और नागेश फायर कर देता है। गोली सीधी जाकर अखिलेश के सीने में लग जाती है। अखिलेश तुरंत ही ढेर हो जाता है। नागेश ने फिर वह पाइप सावधानी से दीवार में डाल दी और जिस जगह से आया था उसी जगह से वापस अखिलेश की गाड़ी के पास जाता है और डुप्लीकेट चाबी से गाड़ी का दरवाजा खोलता है और स्टार्ट करके गाड़ी लेकर बंगले से बाहर निकल जाता है और सुनसान जगह पर गाड़ी छोड़ देता है और वहां से दूसरा साधन पकड़कर अपने घर चला जाता है। सुबह उसको अखिलेश के मर्डर की सूचना मिलती है तो वो भी अनजान बनकर उसके दुख में शरीक होने पहुंच जाता है। आरती फिर अपने बगल में बैठे आदमी से पूछती है, आपको कैसे पता कि मर्डर ऐसे हुआ? फिर वह आदमी कहता है, क्योंकि ये मेरी कहानी थी। इतना सुनते ही आरती जोर से चिल्लाती है, भूत भूत
बोगी के यात्री इकट्ठा हो जाते हैं और आरती अपनी आंखें बंद करके घबराई हुई बैठी थी। वो सब आरती से पूछते हैं कहाँ है भूत। वह अपनी आंखें खोलती है और उस आदमी को देखकर कहती है आप यहीं बैठे हो, आप गायब क्यों नहीं हुए। वो आदमी कहता है मैं कोई भूत थोड़ी हूँ जो गायब हो जाऊंगा, आपने तो कहा था कि आप मर गए थे। वो आदमी कहता है आरती मैंने कब कहा था कि मैं मर गया था। आरती डरते डरते कहती है आपने नहीं कहा था कि यह मर्डर वाली कहानी मेरी है। हाँ आरती, मैंने कहा था ये मर्डर वाली कहानी मेरी है, तो फिर आप जिंदा कैसे हैं। वो आदमी कहता है आरती घबराओ मत, मेरी बात सुनो, मैं एक लेखक हूँ और कहानियाँ लिखता हूँ, और तू जो मर्डर मिस्ट्री पढ़ रही थी वो मेरी लिखी हुई कहानी थी। तुमने कहानी का पहला भाग तो पढ़ लिया, लेकिन दूसरा अभी आया नहीं, वो आने ही वाला है। मैंने वो दूसरा भाग तुम्हें बुक में आने से पहले ही सुना दिया, क्योंकि उसको मैंने लिखा है, इसलिए मुझे पता है। ट्रेन सूरत स्टेशन पहुंचती है। आरती को मुंबई जाना था, लेकिन वो इतना घबरा गई कि मुंबई जाने की बजाय सूरत उतर जाती है और प्लेटफार्म पर अपनी ट्रॉली खींचते हुए अड़बड़ाती हुई उस खिड़की की तरफ मुड़ मुड़ कर देखती है जहाँ पर मैं बैठा था, और मेरी तरफ देखते देखते एक बार तो अड़बड़ाकर वह गिर भी गई थी। ट्रेन मुंबई के लिए सूरत से चल पड़ती है। मैंने अपना मोबाइल निकाला और YouTube पर राजसवी प्रोडक्शन सर्च किया और एक नई कहानी सुनने लगा।